स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यू चैप्टर दैट इज हीट। ठीक है, अब हीट ये वर्ड आपने बहुत बार सुना है कि जो हीट होती है वो एक तो हम एब्जॉर्ब करते हैं या फिर रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है उसी प्रकार हम हीट का भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट बोल सकते हैं। क्या बोल सकेंगे उसके अंदर में कि हीट can neither be created nor be destroyed, but one form of heat is converted into another form of heat। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट। क्लियर। अब ये जो हीट होती है, अगर हीट हम किसी सब्सटेंस को प्रोवाइड करेंगे तो उसका स्टेट चेंज होता है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, उसी में हीट के अंदर में एक नया कंसेप्ट आपको देखने मिलेगा दैट इज लेटेंट हीट। ठीक है, अब ये लेटेंट हीट क्या होता है वो समझने के पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं ये स्टेट कैसे चेंज होती है। अगर हम स्टेट देखते हैं, ठीक है, स्टेट्स अगर हम देखते हैं किसी भी सब्सटेंस की तो वहां पे आपको मेन 3 स्टेट्स मिलेंगी। दैट इज पहला अगर है तो बोलते हैं उसे सॉलिड स्टेट, बाद में अगर हम देखते हैं तो लिक्विड, और तीसरी है तो हम गैस स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अगर ये स्टेट्स और ये स्टेट के साथ में हीट का क्या रिलेशन है ये आपको पता होना जरूरी है। जैसे सॉलिड में मैं एग्जांपल ले लूं आइस, लिक्विड में अगर ले लूं तो वाटर, और इसमें अगर ले लूं तो वो आएगा बेटा वेपर। ठीक है, आइस, वाटर और वेपर, ये तीनों के तीनों ही आपके कौन है दैट इज H2, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन इन तीनों के स्टेट में जो फर्क है वो देखो क्या होगा। सबसे पहले अगर बेटा मैंने आइस लिया, आइस को अगर मैंने हीट प्रोवाइड की, क्या प्रोवाइड किया, हीट, आइस को अगर हीट प्रोवाइड किया तो वो बनेगा आपका वाटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे आइस की अगर हम स्टेट चेक करते हैं दैट इज सॉलिड, वाटर बना, मतलब जैसे हमने आइस के मॉलिक्यूल्स के फिर जो क्यूब होगा इसका उसे हीट प्रोवाइड की तो उसके बीच में उसने हीट एब्सॉर्ब करके वाटर के जो बॉन्ड्स थे उसको ब्रेक डाउन किया और आइस विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब लिक्विड स्टेट में। फिर से मैंने क्या किया, वाटर जो मिला उसे हीट देता कंटिन्यूअसली रखा, मतलब कंटिन्यूअस था, तो वो वाटर फिर कन्वर्ट हुआ आपका वेपर में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और लिक्विड को फिर से कंटिन्यू हमने हीट देना शुरू किया तो लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। क्लियर। अब यहां से आपको क्या पता चला भैया, जब हम सब्सटेंस को हीट देंगे तो इट विल बी चेंज इन नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, अगर मान के चलो ये गैस स्टेट को मैंने कूल किया, ठंडा किया, वेपर्स को अगर मैंने कूल किया तो वेपर्स को कूल करेंगे तो बनेगा उसका वाटर। फिर वाटर को अगर मैं कूल करूं, ठीक है, वाटर को फिर से अगर मैं कूल करूं तो वो कन्वर्टेड होगा आपका फिर से सॉलिड के अंदर में। मतलब यहां से आपने क्या सीखा कि जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा स्टेट में, अगर हीट के जगह हम वो हीट को हम कूल करें, उसको रिगेन करें, फिर से आपका क्या होगा, वो स्टेट रिगेन करेगा, स्टेट आपका वापस करेगा। समझ में आई बात? ये सिंपल सा था। हाँ, अगर हम थोड़ा वाटर्स का देखते हैं, ठीक है, अगर वाटर का हम फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं, ठीक है, वो कौन से डिग्री पे फ्रीजिंग होगा, तो वो होगा बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर फ्रीज होता है। अगर हम दैट इज हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर जिसको अपन अगर हिंदी या फिर मराठी में देखते हैं तो उसको गोठन बिंदु बोलते हैं। और इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं वाटर का तो वो जाएगा 100 डिग्री। अब ये दोनों टेम्परेचर के अंदर में अगर आप एक कॉमन चीज देखोगे तो 0 डिग्री दैट इज आइस, मतलब आइस का अगर टेम्परेचर हम मेजर करेंगे दैट इज 0 डिग्री, अगर उसे हम अगर टेम्परेचर देंगे उसका टेम्परेचर जो है ये 0 डिग्री से इंक्रीज होके होके कहां तक इंक्रीज होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री पे आइस रहेगा, फिर बीच में वाटर बनेगा, और 100 डिग्री के बाद जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होगा इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सम वेपर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आइस विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, लेकिन उसके बीच में क्या रहेगा, सर्टेन टेम्परेचर का फर्क। लेकिन बाद में जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा, आप फिर वो वाटर को कितनी भी हीट प्रोवाइड करो तो वो लिक्विड से वेपर बनेगा, लेकिन उसके बाद उसके टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इट मींस दैट उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यही तो कंसेप्ट फिर हीट का आगे चल के सामने आया लेटेंट हीट के नाम से। अब लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, ऐसी कुछ हीट जो उसके अंदर में छुपी हुई होती है, दैट इज एम्बेडेड हीट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज। अगर हम उसकी हीट एनर्जी देखें तो कोई भी सब्सटेंस को अगर हीट
आप प्रोवाइड करो तो उसका सब्सटेंस क्या होगा, चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब स्टेट भी बता दिया मैंने, सॉलिड लिक्विड गैस कैसे होती है। जैसे मैंने आइस लिया, आइस को हीट प्रोवाइड किया तो क्या हुआ, आइस को अगर हीट प्रोवाइड दिए तो बना वाटर, वाटर को हीट प्रोवाइड दिया तो क्या बना, वेपर। क्लियर, मतलब द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। मतलब टेम्परेचर कैसा रहेगा उनका, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में बड़ा एक ग्राफ दिया है उन्होंने, दैट इज इस प्रकार से है कुछ ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक ऐसा कुछ ग्राफ दिया है और यहाँ से उन्होंने फिर ये कांस्टेंट दिखाया। मतलब मान के चलो यहाँ से 0 है, यहाँ पे ऐसा समझ लो कि टाइम है और यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है, टाइम टेम्परेचर रिलेशन। तो यहाँ तक ये जो दिख रहा है, मान के चलो ये 100 डिग्री है, तो यहाँ तक ये जो वाटर का टेम्परेचर है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां से जाने के बाद यहाँ पे ये जो आपको डायरेक्शंस दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर का टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर में लेटेंट हीट के दो कंसेप्ट आते हैं। उसके अंदर में एक आएगा फ्यूजन वाला जो लेटेंट हीट का है, और दूसरा आएगा बेटा वेपराइजेशन वाला। वो देखते क्या है। लेटेंट हीट के अंदर में अगर आपने देखा तो उसके अंदर में हमने क्या किया, स्टेट को चेंज किया। ठीक है, लेकिन स्टेट बेटा डायरेक्टली तो चेंज नहीं हुई ना, तो स्टेट क्या हुआ, सॉलिड से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में और फिर लिक्विड से कन्वर्ट हुआ वेपर्स में। मतलब वहां पे दोनों स्टेट का थोड़ा सा चेंज होने के लिए समय लगेगा। मतलब वहां पे क्या हुआ, बॉडी का ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि लेटेंट हीट के अंदर में दो कंसेप्ट आपको मिलेंगे। पहला लेटेंट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब फ्यूजन का मतलब जॉइंट होना, और दूसरा बाद में उसका वेपराइजेशन होना, मतलब उसको वेपर में कन्वर्ट करना। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो भी सब्सटेंस होता है वो स्पेसिफिक सब्सटेंस में, मतलब लिमिटेड समय के लिए ही क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, अब एब्सॉर्ब करने के बाद में द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास, मतलब स्पेसिफिक यूनिट मास में क्या करेगा, हीट को एब्सॉर्ब करेगा सर्टेन टेम्परेचर पे। और उस समय में क्या होगा, सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज, मतलब सॉलिड का कन्वर्जन होगा लिक्विड में, ये पहला फेज होगा। ठीक है, अब ये जो होगा, मतलब जो अमाउंट ऑफ मास रहेगा वो स्पेसिफिक कैपेसिटी के हिसाब से हीट एब्सॉर्ब करेगा, और एब्सॉर्ब करने के बाद सॉलिड का सिर्फ कन्वर्जन करेगा लिक्विड के अंदर में। ठीक है, तो वो फेज को हम बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ध्यान में रखना कि स्पेसिफिक जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या होता है, the amount of substance that will be absorb the heat at a specific mass will get converted into solid state into liquid, that is called specific latent heat of fusion। ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, मतलब अभी मतलब सॉलिड से हुआ लिक्विड, ये पहला स्टेप हुआ, और दूसरा होगा अब लिक्विड से होगा गैस में, तो उसे क्या बोलते हैं, दोनों के दोनों आते हैं लेटेंट हीट के अंडर में ही। अब दूसरा जो होगा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब, वो भी क्या करेगा, सेम ही पॉइंट जो लेटेंट हीट के अंदर में आ रहे हैं, तो वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर क्या करेगा, बाय यूनिट मास वो एब्सॉर्ब करेगा, लेकिन फेज चेंज होगा। जैसे यहाँ पे सॉलिड ने कांस्टेंट टेम्परेचर ऑब्जर्व किया, कन्वर्जन हुआ लिक्विड में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड जो है, ध्यान रखना है बात, लिक्विड लेगा और उसका कन्वर्जन करेगा गैस में। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे एक नोट में लिख दूं, सॉलिड ये हीट लेगा और किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, तो उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जिसमें क्या होगा, सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और दूसरे इसमें क्या होगा, लिक्विड ये हीट लेगा और किसमें कन्वर्ट होगा, गैसियस में, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा उसको, वेपराइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया, जो लेटेंट हीट क्या होता है, उसके बाद में स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। सिंपल है, लेटेंट हीट का मतलब क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जो हीट एब्सॉर्ब करेगा और एक स्टेट का कन्वर्जन दूसरे स्टेट में करेगा। ठीक है, उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट। फिर लेटेंट हीट के अंदर में दो पार्ट्स आ रहे हैं, कौन सा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसका मतलब क्या होगा, सॉलिड सब्सटेंस हीट एब्सॉर्ब करेगा और लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, दैट इज फ्यूजन, मतलब लेटेंट हीट। और दूसरे इसमें क्या
क्या होगा, जो लिक्विड रहेगा लिक्विड हीट एब्सॉर्ब करेगा और उसका कन्वर्जन गैसेस में करेगा, उसे बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सिंपल से टॉपिक थे आज, तो बाकी का पार्ट जो है, हाँ और एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब भी ये अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट अगर आता है तो यहाँ पे सॉरी वेपोराइजेशन में अगर वाटर का पूछते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, वाटर का लेटेंट हीट अगर आपको पूछते हैं, वेपोराइजेशन की अलग होती है और ये सॉलिड टू लिक्विड की क्या होती है, अलग होती है। तो इसकी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, ध्यान में रखना, ठीक है, इसकी 18 कैलोरी, जूल किलो जूल में नहीं पूछते, प्रॉब्लम में आपको 80 कैलोरी पर ग्राम ये पूछते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 540 कैलोरी पर ग्राम ये आते हैं, दोनों ये वैल्यू ध्यान में रखना, ठीक है। मैक्सिमम आपको यही पूछेंगे, दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा एक बॉक्स दिया है, वहां पे आपको ये सब चीजें दी है, थोड़ा सा उसको ओवरलुक करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सो थैंक यू।